अच्छा, जहाँ पे एक नॉर्मल सर्जरी के रूम होते हैं ना, वहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोसीजर रूम भी जो है ना वो डिज़ाइन किए जाते हैं स्पेशल प्रोसीजर्स के लिए। आज हम लोग कुछ ऐसे रूम्स को डिस्कस करेंगे जिनके लिए जो किसी ख़ास प्रोसीजर्स के लिए तैयार किए जाते हैं। ऐसे रूम्स को स्पेशल प्रोसीजर रूम्स कहते हैं। Certain procedures or outpatient treatments may indicate the need for a room designed for a specific purpose. सच एज हम लोग इसको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी कहते हैं, जिसमें आप जस्ट रेडियोलॉजिकल सर्जरी करेंगे। उसके लिए आपने एक स्पेशल रूम तैयार किया। एंडोस्कोपी के लिए स्पेशल रूम तैयार किया जा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। एंड सिस्टोस्कोपी, इसके लिए भी एक स्पेशल रूम जो है ना वो होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटरवेंशनल रेडियोग्राफी रूम। एंडोवास्कुलर स्टेंटिंग, जिसमें आप वेजल्स के अंदर स्टेंट डालते हैं। बैलून एंजियोप्लास्टी करते हैं। कार्डिक्स है जो उसमें आर्टरीज की या वेन्स की सर्जरी करते हैं। कार्डियक कैथेटराइजेशन को दिल के अंदर आपने कैथेटर डालना है, वाल्व डालना है या हार्ट ट्रांसप्लांट मशीन अटैच करनी है। एंड अदर इंटरवेंशन, ये सारे के सारे जो है ना इंटरवेंशन प्रोसीजर है दैट रिक्वायर्ड फ्लोरोस्कोपी can be performed in a room with fixed X-ray equipment as specialized radiographical beds. ऐसे रूम्स के लिए हमें 7 फ्लोरोस्कोपी चाहिए। फ्लोरोस्कोपी भी हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक है। विद फिक्स्ड एक्सरे इक्विपमेंट, साथ उसके एक्सरे इक्विपमेंट जो है वो फिक्स चाहिए। और स्पेशलाइज्ड रेडियोग्राफिक बेड्स हैं जो कि आप कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करते रहें उसी रूम के अंदर रह के। अब ये स्पेशल इंटरवेंशन रूम है, ये रेडियोग्राफिक रूम है। साथ आपको रेडियोग्राफिक या रेडियोलॉजिस्ट या रेडियोटेक्नोलॉजिस्ट भी चाहिए जो उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहे, उसे कंटिन्यूसली ऑपरेट करता रहे। तो ऐसे रूम्स के लिए भी, ऐसे प्रोसीजर्स के लिए भी एक स्पेशल जो है ना रूम होता है। द एंडोवास्कुलर इंस्ट्रूमेंट टेबल में बी डबल द एवरेज लेंथ बिकॉज द एओर्टिक गाइड वायर्स एंड डिप्लॉयमेंट डिवाइसेस आर एक्सट्रीमली लॉन्ग। वो कहता है कि जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वेजल्स की सर्जरी के लिए, उसके लिए जो टेबल चाहिए, ज़ाहिर इंस्ट्रूमेंट टेबल जो है वो उसकी जो लेंथ नॉर्मल हमारे पास जितने भी एक दिल के छोटे जैसे एओर्टिक गाइड वायर्स हैं, डिप्लॉयमेंट वायर्स हैं, अब जो नॉर्मल हम लोग इंस्ट्रूमेंट टेबल यूज करते हैं उसके मुताबिक इनकी जो साइज है उस टेबल का वो डबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जब अगर हम फर्ज करें एओर्टा में स्टंट डालना है, एओर्टा में अगर गाइड वायर डालनी है, तो उसमें लंबे लंबे जो है डिप्लॉयमेंट डिवाइसेस जो है ना वो हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि इसमें लॉन्ग लॉन्ग डिवाइसेस हैं, तो इसलिए हमें जो ऑपरेटिंग टेबल है उसकी लेंथ नॉर्मल ऑपरेटिंग टेबल जो हम लोग नॉर्मल रूम में यूज करते हैं उससे डबल ऑलमोस्ट जो है ना वो होती है। कार्डिक कैथेटराइजेशन जैसे एंजियोप्लास्टी है, स्टेंटिंग है, इनमें भी हम लोग जो है ना वो इसी किस्म के रूम में, इसमें फ्लोरोस्कोपी हो तो उसमें परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा कुछ रूम्स में या इस तरह के रूम्स में हमें इमेजिंग स्क्रीन चाहिए, आर लोकेटेड नियर द हेड ऑफ द ऑपरेटिंग बेड। ऑपरेटिंग बेड के साथ ये स्क्रीन जो है वो अटैच होती हैं। आर ऑन आर्टिकुलेटेड आर्म्स, यहाँ वो पीछे आर्टिकुलेटेड आर्म्स का मतलब यहाँ पे यह है कि जिसमें हिंज्ड हों, यूजली हम लोग उनको घुमा के साइड पे ले जा सकें और अपनी तरफ लेके। ये डायरेक्टली क्रॉस द ऑपरेटिंग बेड के साथ अटैच होती हैं टू अलो द सर्जन एंड द टीम टू विजुअलाइज द कोरोनरी आर्टरी ड्यूरिंग द प्रोसीजर। इसका फायदा ये होगा सर्जन को या असिस्टेंट्स को जो वहाँ पे मौजूद हैं, इजीली जो है ना कोरोनरी आर्टरी को उस स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो विजुअलाइज कर सकें, देख सकें। इसके अलावा कुछ मॉनिटर, सक्शन, ऑक्सीजन एंड कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इक्विपमेंट, ये सारे के सारे उस रूम में, जिस रूम की हम बात कर रहे हैं इंटरवेंशनल रेडियोग्राफिक रूम, हर कार्डिक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर के लिए ये मौजूद है। चूंकि इमरजेंसी हार्ट के स्टॉपेज आ सकती है, तो इस केस में हमें जो है ना सीपीआर, कार्डिक रिससिटेशन इक्विपमेंट, एएडी, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ये सारे के सारा वहाँ पे मौजूद होना चाहिए ताकि हम उसको इमरजेंसी में यूज ला सकें। The team must be alert for emergency situation। जो हम लोग हैं वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर के पर्सनल्स हैं, हमें वहाँ पे हर वक्त एक्टिव रहना चाहिए। इन इंस्ट्रूमेंट्स को हमको एक्टिव रखना चाहिए। अगर किसी भी टाइम दिल के प्रोसीजर्स में, हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोसीजर्स में किसी भी टाइम अगर इन मशीन्स की ज़रूरत पड़ जाए तो उसको फ़ौरन जो है ना वो एक्शन में ला के यूज़ कराया जा सके। जैसे वो कहता है कि एक परफोरेटेड कोरोनरी आर्टरी है, दिल की आर्टरी है, उसमें परफोरेशन आ चुकी है, सुराख बन गए हैं, अब उसको फिर हम ज़ाहिर है कोरोनरी आर्टरी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगी या कोरोनरी आर्टरी जो है ना उसकी रिपेयर करना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी।
तो आपके ऐसे केसेस में दिल किसी भी टाइम जो है ना वो अपना पंपिंग एक्शन खो सकता है। ठीक है, तो आपको इमरजेंसी के लिए रेडी भी रहना चाहिए, क्योंकि आप फ्लोरोस्कोपी या एक्सरेज वगैरह कर रहे हैं। इसके अलावा आपको एक थोरेकाटमी यानी कि आपको किसी भी टाइम रेडी होना चाहिए कि हम लोग थोरेसिक सर्जरी के जरिए ओपन करके या हम लोग उसी ऑपरेटिंग रूम से उसको मेन प्रोसीजर रूम जहाँ पे ये सारा कुछ मौजूद है वहाँ पे उसको लेके जा सकते। तो हमें इस तरह के प्रोसीजर रूम में हमें एवरी टाइम एक्टिव होना चाहिए, हम लोग किसी भी टाइम जो है ना वो ये अपना एक्शन जो है ना परफॉर्म कर सके जो कि इमरजेंसी में रिक्वायर्ड है। ये एक इंटरवेंशनल ऑपरेटिंग रूम आपको नजर आ रहा होगा। इसमें आप देखें जो मेन चीज़ है ये टेबल है, उसके साथ कितनी ज़्यादा ये सारी मशीन है, ये सारी आर्टिकुलेटेड आर्म्स की, जैसे मैंने अभी बताया सीलिंग माउंटेड होंगी, ये सारी सारी अटैच्ड हैं। ये यहाँ पे एक्सरे मशीन है, फ्लोरोस्कोपिक मशीन है, ऑपरेटिंग रूम की लाइट्स हैं। इस रूम का जो सबसे मेन बात यह है कि जो लाइट पैटर्न है जो मैंने आपको लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वो भी वैसा नहीं होना चाहिए जैसा कि एक नॉर्मल ऑपरेटिंग रूम का है। लाइट यहाँ पे साइडों पे या रूम के अंदर कम होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है वहाँ पे लाइट एवरी टाइम जो है ना अवेलेबल होनी चाहिए विद मैक्सिमम इंटेंसिटी जितनी का आपको रिक्वायर्ड है। तो ये सारे के सारे इंटरनेशनल ऑपरेटिंग रूम आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा एक होता है मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी रूम, आम अल्फाज में हम लोग इसे जो कहते हैं माइनर सर्जरी कहते हैं। माइनर सर्जरी के लिए आपको एक स्पेसिफिकली कह लें कि कोई इतने बड़े जो है ना वो एक तो एक सॉरी ये जो है ना ये मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी रूम, ये वो रूम है जहाँ पे हम लोग ऐसे प्रोसीजर्स करते हैं जहाँ पे जो है ना हमारी बॉडी को इतना कट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मिनिमम जो है ना वो हमें कट करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे रूम्स जैसे वो कहता है लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर है। लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर में हमें जो है ना सिर्फ बॉडी में 2 या 3 जो है ना वो जगह पे सुराख करके इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना वो लेप्रोस्कोपिक जो है ना कैमरास वगैरह डालने पड़ते हैं। अब इस ऐसे रूम में सीलिंग बूम्स इन 4 क्वाड्रेंट्स, 4 मुख्तलिफ हिस्सों में छत से लटकते हुए ये लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली हमने देखा होगा इर्द गिर्द ऐसा कुछ भी नहीं होता। लाइट हॉस्पिटल में तो ऐसे प्रोसीजर्स उन्होंने स्पेशल तैयार किए गए हैं लेप्रोस्कोपी के लिए। इसमें जो लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो छत के साथ सीलिंग बूम की शक्ल में जो है लगे होते हैं। इसके अलावा फॉर एंडोस्कोपिक लाइट सोर्सेज, कैमरा बॉक्सेस, इंसफ्लेटर, ये सारे के सारे सीलिंग बूम्स हैं। ये सारी की सारी वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो इक्विपमेंट्स हैं जो कि हमें लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स के लिए चाहिए। इलेक्ट्रोसर्जिकल जनरेटर्स हैं, वीडियो मीटर्स, ये सारे के सारे जो है ना हमें ड्यूरिंग सर्जरी चाहिए होते हैं लेप्रोस्कोपिक में, और ये सीलिंग रूम्स हो तो बेहतर है। डेडिकेटेड मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी रूम हैज ऑल द इक्विपमेंट फॉर पंक्चर एंड नॉन पंक्चर एंडोस्कोपी। पंक्चर एंडोस्कोपी जिसमें हम बॉडी में सुराख करके किसी बॉडी के अंदर जाते हैं, नॉन पंक्चर एंडोस्कोपी जिसमें हम नेचुरल ओरिफाइस के जरिए बॉडी के अंदर जाते हैं, जैसे नोज है, माउथ है, एनस है, वेजाइना है। इन रास्तों से हम लोग नेचुरल नॉन पंक्चर एंडोस्कोपी की मदद से भी जा सकते हैं। अब ये सारे के सारे अगर इंस्ट्रूमेंट्स अगर एक लार्ज कैरेट की हों या सीलिंग माउंटेड हों तो ये इसके लिए एक स्पेशल रूम जो है ना वो डिज़ाइन कर देना चाहिए। एंडोस्कोपी के लिए एक स्पेशल रूम क्यों होना चाहिए? जैसे क्लास ए साइज का रूम होना चाहिए। क्लास ए साइज का रूम हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसमें नॉन पंक्चर फ्लेक्सिबल रिजिड एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे ब्रोंकोस्कोपी हम जो है ना वो थ्रॉट को देखने के लिए, गैस्ट्रोस्कोपी हम लोग स्टमक को देखने के लिए भी हम लोग, गैस्ट्रोस्कोपी 2 तरह से हो सकती है, हम लोग पंक्चर भी हो सकती है, नॉन पंक्चर भी हो सकती है। सिग्माइडोस्कोपी जिसमें हम कॉलम की मदद से बॉडी सिग्माइड की मदद से सॉरी एनएस के जरिए बॉडी के अंदर सिग्माइड को देखेंगे। क्लोनोस्कोपी है, उसमें हम क्लोन को असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसवर्स क्लोन तक हम लोग, हमारे पास इतने लंबे लंबे कह लें कि वो एंडोस्कोपिक कैमराज होते हैं, हम लोग उसको क्लोन तक देख सकते हैं थ्रू नॉन पंक्चर एंडोस्कोपी। इक्विपमेंट फॉर नॉन पंक्चर एंडोस्कोपी इज यूजुअली फिक्स्ड होते हैं, किसके ऊपर? मोबाइल कैरेट्स के ऊपर, ताकि आप उनको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके। रेगुलर ऑपरेटिंग रूम के ऊपर फॉर इंट्राऑपरेटिव ब्रोंकोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल रूम जो है ना क्यों होना चाहिए? तो ये है कि एंडोस्कोपी रूम में हम लोग कैमराज यूज कर रहे हैं, हम जो कुछ देख रहे हैं पीछे मॉनिटर है, स्क्रीन के ऊपर है। अब नॉर्मल रूम की लाइटिंग और इस रूम की लाइटिंग में बहुत फर्क होगा। बेहतर होगा कि हम लोग डार्क रूम जो है ना वो यूज करें ऐसे प्रोसीजर्स। सिस्टोस्कोपी कहते हैं स्टडी विजुअलाइज टू द ब्लैडर। अब इसके या यूरोलॉजिकल जितने भी एग्जामिनेशन प्रोसीजर है उनके लिए भी एक स्पेशल रूम जो है ना वो डिजाइन होना चाहिए। यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स इसलिए होना चाहिए, एक तो यह कि पेशेंट की पोजीशन
के लिए एक खास जो पोजीशन है लिथोटमी या फ्रॉग लेग, कई तरह की पोजीशन यहाँ पे यूज की जा सकती है। ऐसे रूम को वो कहता है कि क्लास ए और क्लास बी का हो, लोकेटेड इन द रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ द ऑपरेटिंग रूम। रिस्ट्रिक्टेड एरिया क्योंकि हम लोग ब्लैडर को स्टडी कर रहे हैं, हम लोग जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड पार्ट्स की तरफ जो है ना हमारी बॉडी के उनके थ्रू जो है ना एंट्री करेंगे बॉडी के अंदर। वेस्ट फ्लूइड्स जाहिर है सिस्टोस्कोपी रूप में जो कुछ हम लोग ब्लैडर की स्टडी करते हैं वेस्ट फ्लूइड होंगे, इनको स्पेशल क्रिस्टल्स में हम लोग जो है ना वो एक ये भी वजह है जिस वजह से हम लोग उसके लिए स्पेशल रूम रखते हैं कि बहुत ज़्यादा वेस्ट हैं जो कि नुकसान हो सकता है हमारे ऑपरेटिंग रूम के एनवायरनमेंट के लिए, तो इनको स्पेशल क्रिस्टल्स में हम लोग डिस्पोज करके बायोलॉजिकल कंटेमिनेटेड फ्लूइड कंसीडर करेंगे, ऐसे क्रिस्टल्स में हम इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। ओल्डर सिस्टोस्कोपिक रूम जो होते थे मे बी इक्विप्ड विद स्पेशल फ्लोर ड्रेन्स। अब उनके अंदर पुराने ज़माने में देखिए इतने एडवांस थे पहले भी लोग कि पहले क्या करते थे कि ज़मीन के अंदर वो ड्रेन्स डाल देते थे, जैसे हम लोग घरों के अंदर जो है ना वो ऐसे वेस्ट के लिए हम लोग अंडरग्राउंड जो है ना वो ड्रेन्स डाली होती हैं फ्लूइड्स की। तो अब इन ड्रेन्स को वो कहता है मस्ट बी रिमूवेबल फॉर क्लीनिंग। ड्रेन्स को आप साफ भी कर सके जब उसके अंदर कोई फ्लूइड डाल के तेज़ाब डाल लें या कोई ऐसा क्लोरीनेटेड फ्लूइड डाल लें ताकि उन ड्रेन्स को हम लोग साफ भी कर सकें। मॉडर्न स्टाइल में ड्रेन तो नहीं होते, इन्फेक्शन कंट्रोल रीजंस की वजह से उनके में भी चांस है कि वो ड्रेन फट जाए तो वहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो रूम के अंदर आ सके, ठीक है। इसलिए स्पेशल क्रिस्टल्स तैयार किए जाते हैं ताकि फिर उसको बाहर में जाके ड्रेन कर सके। एक सिस्टो रूम या सिस्टोस्कोपी रूम इज आल्सो इक्विप्ड विद एक्सरे। यहाँ पे एक्सरे भी हो सकता है, फ्लोरोस्कोपिक मशीन भी हो सकती है, किसी भी टाइम आपको बॉडी की इमेज लेने की जरूरत पड़ जाती है। रिक्वायर द यूज ऑफ इंट्रावेनस और यूरिट्रल कंट्रास्ट मीडिया टू। कंट्रास्ट मीडिया आप लोगों को शायद जो यूरोलॉजी में या जो काम करते हैं, जब भी हम लोग ब्लैडर की स्टडी करते हैं हमें कंट्रास्ट जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम लोग उसको विजुलाइज कर सकें। किडनीज को, यूरेटर्स को, किसी भी यूरिनरी सिस्टम के लिए याद रखें विजुलाइज करने के लिए किडनीज को कंट्रास्ट की जरूरत पड़ती है। ये आपको जब आप क्वेश्चन करेंगे उसको दोबारा आपको डिटेल से समझाऊंगा। Some urologists use ultrasonic equipment, lasers, electrosurgery to perform minimal invasive। कुछ यूरोलॉजिस्ट जो हैं जो यूरोलॉजी सर्जरी करते हैं, सिस्टोस्कोपी करते हैं, वो अल्ट्रासोनिक भी उनको दरकार होती है, लेजर भी दरकार हो सकते हैं या इलेक्ट्रोकार्टरी भी दरकार होती है किसी भी टाइम। अभी आप इसका भी क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इलेक्ट्रोकार्ट सर्जरी दरकार होती है सिस्टोस्कोपी। A portable cysto card should be available for dispatch from the cysto room when a procedure in the main operating room requires placement of ureteral catheters, stents or cystoscopic। पोर्टेबल सिस्टोस्कोपी कार्ड भी होना चाहिए अगर आप डिस्पैच होना चाहिए अगर आपने उसको उस रूम से उठाकर मेन ऑपरेटिंग रूम की तरफ लेके जाना। कार्ड शुड बी इक्विप्ड विद लाइट सोर्स, स्टीराइल कैमरा, वीडियो मॉनिटर, ये सारी चीजें उसके साथ जो है ना वो अटैच होंगी। उसके बाद एक स्पेशल रूम जो है ना हमारे सी सेक्शन के लिए जिसे सिजेरियन डिलीवरी रूम भी कहते हैं वो मौजूद होना चाहिए जरूरी। Most facilities that have obstetric departments have a self-contained operating room with a delivery suite। यानी कि ये जरूरी है सी सेक्शन चूंकि एक ये भी एक बॉडी के हम लोग अनरिस्ट्रिक्टेड पार्ट की तरफ जा रहे हैं, इसके ऐसे केसेस के लिए भी एक स्पेशल रूम होना चाहिए। कैसे स्पेशल रूम होना चाहिए? ऑब्वियसली जब हम लोग बेबी की डिलीवरी होती है तो बेबी को बेबी वार्मर की जरूरत पड़ सकती है, बेबी के लिए बेबी वेटिंग मशीन की जरूरत पड़ सकती है, मुख्तलिफ किस्म के ऐसे इक्विपमेंट्स जो हैं जो कि हमें उसी वक्त जो है वो दरकार होते हैं जो कि स्पेशल एक सिजेरियन डिलीवरी रूम में ही होती है। इसलिए इनके लिए भी सी सेक्शन के लिए भी हमारे पास जो है ना वो एक स्पेशल रूम जो है ना वो चाहिए। चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एनी क्वेश्चन?